ओम श्री गणेशाय नमः। नमः संस्कृताय। ओम श्री गणेशाय नमः। नमः संस्कृताय। मैं प्रकाश सर वाराणसी से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अब हम सभी लोग पाठशाला शिक्षण जो ये शिक्षण पद्धति है, ठीक है, पद्धति जो है, विधि जिसको हम लोग कहते हैं, शिक्षण विधियां, इसमें हम लोग करीब 20 से 21 शिक्षण विधियों को पढ़ेंगे और यही महत्वपूर्ण है। और यही एक तरीके से देखा जाए तो अंतिम टॉपिक आप लोगों के लिए बचा है, जो शिक्षण सिद्धांत या शिक्षण शास्त्र में जो अभी तक हम लोगों ने पढ़े। अब यही करीब 20-21 शिक्षण विधियों को हम 2-3 पार्ट्स में इसको कर करके आप लोगों को दे रहे हैं। एक थोड़े में पूरा का पूरा, मतलब गागर में सागर वाली बात यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए डिस्कस करते हैं आज का जो है यह क्लास। तो इसमें नंबर 1 जो पद्धति है यह है पाठशाला पद्धति। ये विधियों को हम लोग लगाते क्यों हैं, ये विधियां हैं क्या, शिक्षण विधियों में अगर आप लोग पढ़ोगे तो यह किस किस तरीके से डिवाइड मैंने कर करके बताया है, ये पहले ही शुरू के क्लास में हम लोग सीख चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में फिर हम इन सारे पॉइंट्स पर हम लोग लौट के चले आएंगे। तो आप जो पुराना वाला पहले वीडियो है, नंबर 1-2 वाला वीडियो, उसको जरूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक जितना भी चीजें पढ़े हैं उसमें सभी का उद्देश्य यही है कि किस तरीके से हम बच्चों को सरलता से, आसानी से, कम समय में भाषा सिखा लें। और यही होता नहीं है कि शिक्षक के अंदर क्या होना चाहिए, शिक्षक के अंदर तमाम कौशल होने चाहिए, शिक्षण कौशल जो होते हैं ना, तमाम विधियां प्रविधियां उनको पता होनी चाहिए ताकि वह उसको अप्लाई करें और बच्चे की जो समस्या है या बच्चे के अंदर जिसको को हम डेवलप करना चाहते हो आसानी से कर सकें। तो उसी में हम ये कुछ विधियों को हम लोग यहाँ पर पढ़ने चल रहे हैं। तो चलिए सावधान होकर करके हम सभी लोग एक एक विधियों को पढ़ते चलते हैं। सबसे पहली विधि यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पाठशाला विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, कई बार क्वेश्चन इससे जो है बन करके आता रहता है। यह क्या होता है? संस्कृत शिक्षण भाषा की सबसे प्राचीनतम विधि, पारंपरिक विधि अथवा पाठशाला विधि को माना जाता है। अर्थात संस्कृत शिक्षण की सबसे प्राचीन अगर हम विधि कहें तो वह कौन सी विधि होगी? संस्कृत शिक्षण भाषा की सबसे प्राचीनतम विधि है, ऐसा कर सकते हैं। संस्कृत शिक्षण की सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी है? पाठशाला विधि, ऐसे आप समझो। इसी को हम लोग कह सकते हैं पारंपरिक विधि या पाठशाला विधि। ठीक, इसी को माना जाता है कि संस्कृत शिक्षण का सबसे प्राचीनतम विधि कौन सा है, तो यही माना जाता है। आश्रमों में, गुरुकुलों में, मठों में, पाठशालाओं में, विद्यापीठों में यह विधि नियमित रूप से चलती थी। ये सभी जगह जो है ज्ञान दिए जाते थे, विद्या का मतलब विद्या का अध्ययन कराया जाता था बच्चों से। तो वहां पर जो ज्ञान होता था, जो विद्या होता था, इसी माध्यम से दिया जाता था। ध्यान सुनिएगा, पाठशाला पद्धति क्या है? यह संस्कृत शिक्षण की या संस्कृत भाषा की सबसे प्राचीनतम विधि है। पारंपरिक विधि के नाम से भी हम इसको जानते हैं, इसी को हम लोग पाठशाला विधि भी कहते हैं। पहले के समय में आप देखिएगा आश्रमों में, गुरुकुलों में, मठों में, पाठशालाओं में, विद्यापीठों में, इन सभी जगहों पर यही विधि नियमित रूप से चलती थी और अभी भी चलती है, अभी भी चलती है। अगर वह मठ होगा, अगर वह गुरुकुल होगा, ऐसे जगहों पे आप जाओगे तो इसका रूप आपको देखने को मिलेगा। जो बहुत सारी परिवर्तन आए हैं वो सब तो विद्यालयों के लिए जो गवर्नमेंट इसको अभी देख के चला रही है। हालांकि जहां पर अभी गुरुकुल जैसा काम चल रहा है वहां पे आप जाओगे देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। इस विधि में व्याकरण की प्रधानता रहती है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेंगे व्याकरण की प्रधानता किसमें रहती है, तो ध्यान देना पाठशाला विधि में। और जो यह संस्कृत शिक्षण है ना, यह जोर इस पे देता है खूब, बहुत जगहों पे अभी भी यह चलता है। तो इसी की वजह से, और अन्य विषयों में आप पढ़ते होंगे तो कहेंगे कि नहीं व्याकरण बहुत जरूरी नहीं है, नियम वगैरह हो जाते बड़ा कठिन होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पाठशाला पद्धति में व्याकरण की प्रधानता रहती है, इसको नकारा नहीं जा सकता, ये सही है। इसीलिए इस विधि को व्याकरण विधि कहा जाता है। अर्थात जो यह पाठशाला विधि है, जो यह पारंपरिक विधि है, इसी को व्याकरण विधि भी कहा जाता है। ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से संस्कृत शिक्षण की या संस्कृत भाषा की प्राचीनतम विधि है, उसमें अगर लिख दिया जाए व्याकरण विधि ना, तो आप एक कतई मत सोचना कि यह गलत हो जाएगा, क्योंकि
जो पारंपरिक विधि है, जो पाठशाला विधि है, वही व्याकरण विधि है यहाँ पर, और इसमें व्याकरण की प्रधानता होती है। व्याकरण के माध्यम से ही शिक्षण कार्य होता है, और यह बहुत पहले से चला आ रहा है। आश्रमों में, गुरुकुलों में, मठों में, पाठशालाओं इत्यादि में संस्कृत शिक्षण होता है, इसी से होता है। तो आप इसको मत भूलिएगा। इसी की वजह से लोग जो है वो ज्यादा पॉजिटिव खोजते खोजते इस क्वेश्चन का आंसर दूसरा कर देते हैं और उसी में गलत हो जाता है। तो ये जो फैक्चुअल चीजें हैं एकदम बिल्कुल फैक्ट है, इसको आप दिमाग में लेके चलिएगा। इसका उद्देश्य ध्यान देना, जितने भी शिक्षण विधियां हम पढ़ाएंगे सभी के सभी उद्देश्य, अगर कुछ दोष होगा तो दोष, लाभ होंगे लाभ, इन सब पर हम थोड़ा थोड़ा समय जरूर देते चलेंगे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सबका याद रखना, क्योंकि उद्देश्य से क्वेश्चन जरूर बनता है, उद्देश्य से बहुत बार क्वेश्चन निकल करके आता है, तो उद्देश्य कतई न छोड़ना। भारतीय संस्कृत की रक्षा के लिए मैं बार बार पढ़ाता आया हूं कि संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य ही है भारतीय संस्कृत की रक्षा के लिए, संस्कृत शास्त्रों का गंभीर अध्ययन के लिए, भारतीय संस्कृत के रक्षा के लिए, और जो संस्कृत में शास्त्र हैं उन शास्त्रों की गंभीर अध्ययन के लिए, केवल सुनी सुनाई बातों के लिए नहीं। आजकल क्या होता है कि उस पुस्तक में या उस ग्रंथ में उसके बारे में कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा लिखा भी नहीं गया है, फिर भी लोग उसको अनावश्यक उसका हवाला दे करके झगड़ा, मार काट, विद्रोह कराने के चक्कर में पड़े रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। उनका उद्देश्य ही था यही कि समाज को, सभी लोगों को, मनुष्यों को एक साथ मिलकर करके समाज का विकास हो, संस्कृति का विकास हो, यही उद्देश्य था। उसमें मार काट की कोई जिक्र नहीं आती है कि नहीं इसको मार दो, इसको काट दो, ये चीज, ये धर्म, ये समुदाय, ऐसा कुछ नहीं। तो कम से कम जो पढ़ेगा वही समझ पाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो किताब, तो आजकल देखने में आता है कि बहुत सारे लोग किताब बगल में रखे रहते हैं गीता की या रामायण की, और उचार रहे होते हैं उल्टा सीधा सारा चीज। नहीं, गलत बात है। तो जो पढ़ेगा, ज्ञान रहेगा तभी पढ़ोगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि संस्कृत अगर आपको पढ़ने समझ में आ जाएगा तो संस्कृत शास्त्रों का आप गंभीर अध्ययन कर सकते हैं, और जो उसके अंदर रहस्य है उसको आप समाज में प्रसारित कर सकते हैं। स्मरण शक्ति के विकास के लिए, किसके? स्मरण, यादाश्त जो होता है ना, स्मरण शक्ति के विकास के लिए, चिंतन शक्ति और तर्क शक्ति के विकास के लिए। अब कहोगे यहाँ सर तर्क तो मैथमेटिक्स में है, अरे मैथ वाले पेपर में जाना तर्क लगा लेना, लेकिन यहाँ भी है चिंतन तर्क, यहाँ भी आप करते हो। बहुत सारे ऐसे कंडीशन मिलते हैं। आत्मसंयम जो बहुत जरूरी होता है, आत्मसंयम, खुद पर कंट्रोल जिसको कहा जाता है, और स्व अध्याय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए। क्या बात है, बहुत अच्छी पॉइंट। उच्चारण सामर्थ्य करने के लिए, आप उच्चारण सही तरीके से कर पाएं, शुद्ध उच्चारण कर पाएं, इसके लिए भी। शास्त्रार्थ के लिए आदर्श पंडितों के विद्वानों में, ये देखो बहुत जरूरी है शास्त्रार्थ के लिए, बहुत अच्छा। पहले होता था शास्त्रार्थ, अब तो मार होता है। अब तो टेलीविजन पे 3-4 बुद्धिमानों को बुला लिया जाता है, ना वो फलाने ढिकाने का सुनते हैं, ना ढिकाने फलाने का सुनते हैं, बस उसी में मारी पीटा चल रहा होता है। ऐसा नहीं, शास्त्रार्थ जिस टॉपिक के लिए, जिसके लिए बुलाया गया है, आप उस पर चर्चा करिए। उल्टा सीधा केवल मनमर्जी मारपीट झगड़ा ऐसा चीज ना करिए, ठीक है। तो शास्त्रार्थ जो है यहाँ पर एक आपका पॉइंट बन गया, शास्त्रार्थ के लिए बहुत अच्छी पॉइंट है यह। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, कुछ पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। कुछ जो है पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, जैसे प्राथमिक स्तर में क्या होने चाहिए, माध्यमिक में क्या होने चाहिए, इस तरीके से कुछ पाठ्यक्रम यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। तो हम इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत ही अच्छा जरूरी है। तो पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर के लिए क्या होना चाहिए? सर क्षमता, पहले क्या है यहाँ पर प्राथमिक स्तर के लिए बताइए, फिर माध्यमिक, तब फिर उसके बाद उच्च स्तर देखेंगे आगे पॉइंट। पहले पॉइंट चैप्टर वाइज, हालांकि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले प्राथमिक वाला ही जरूरी है, प्राथमिक को ध्यान देंगे। तो सर्वप्रथम शब्द रूप, धातु रूप, अमरकोश, कंठस्थीकरण कराया जाता है। अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि ऑप्शन में आ जाता है और वहां कंठस्थीकरण देता है, तो सीटेट के दृष्टि से यह कंठस्थीकरण वाला क्या होता है, गलत हो जाता है ना। लेकिन सर्वप्रथम यहीं से स्टार्ट होता है, संस्कृत के प्राथमिक स्तर में यहीं से स्टार्ट किया जाता है, यहीं से प्रारंभ होता है। तो इसको दिमाग में रख लोगे, अगर ऐसा ऑप्शन आएगा तो आप कम से कम इसको निगेटिव मान के काटोगे नहीं, ठीक, ऐसा होता है। और आप संस्कृत में सीटेट में ऐसे बहुत कम ऑप्शन बनाए गए हैं जहां पर ऐसे भेद कर करके उसी में गलत करवा लिया जाता है। देखता है बच्चा, कहता है कंठस्थीकरण लिखा है, काटो तुरंत, केवल लिखा है काटो तुरंत, लेकिन कहीं कहीं वो जरूरी है, तो इसको आप रखिएगा। इसके बाद मतलब इस वाले पॉइंट को आप कतई ना छोड़िएगा, ठीक, ये वाला पॉइंट आप कतई ना छोड़िएगा। वो उसको कंठस्थीकरण ही कराता है, वो कई बार रटवाया जाता है।
इसके बाद साहित्य परिचय, लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से व्याकरण का अध्ययन, ये सब कराया जाता है। ये पुस्तक है लघु सिद्धांत कौमुदी। साहित्य भी परिचय कराता है अलग पुस्तकों से, तो ये सब चीज का व्याकरण भी आप करवाओगे धीरे धीरे। उसके बाद सूत्रों का कंठस्थ, वही कंठस्थ करना, व्याख्यान, संस्कृत में सरल गद्य पद्यों का पढ़ना, मतलब वाचन करना, कई बार जो है पढ़ पढ़ करके इसको धीरे धीरे इस पे जीवा टूटती है। हम लोग पहले छोटे थे कहते थे कि जितनी बार उच्चारण करोगे जीवा टूटेगी, अच्छे से उच्चारण कर पाओगे, शुद्ध उच्चारण कर पाओगे। तो यह प्राथमिक स्तर की मूल बातें रही। आगे अगर हम आकर के देखते हैं उच्च स्तर में सिद्धांत कौमुदी, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, पंच महाकाव्य, 10 कुमार चरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अन्य नाटक, रामायण, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रसगंगाधर, ध्वन्यालोक, तर्क संग्रह, वेदांत सार, ब्रह्मसूत्र इत्यादि प्रकरण ग्रंथों का परिचय और संस्कृत में विद्यमान आयुर्वेद, ज्योतिष, वैज्ञानिक आदि तत्वों के अध्ययन के लिए भी समय दिया जाता है। ऐसा कार्य उच्च स्तर पर रखा जाता है। इतना का लगभग सामान्य जानकारी होना चाहिए। चाहे सिद्धांत कौमुदी हो, लघु सिद्धांत कौमुदी तो है ही, अष्टाध्यायी के बारे में जानिए, महाभाष्य के बारे में जानिए, पंचमहा का 10 कुमार चरितम जो दंडी जी वाली ये भी, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी का फेमस है, कुछ और नाटक भी जानिए, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण ये भी फेमस है, रसगंगाधर आजकल थोड़ा सा डाउन हुआ है, फिर तर्क संग्रह, वेदांत सार, ये सब, ब्रह्मसूत्र, ये सब प्रकरणों का के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। संस्कृत विद्यमान आयुर्वेद है, ज्योतिष भी है, कुछ वैज्ञानिक चीजों को भी जानना चाहिए। अध्ययन इस पर करने के लिए समय दिया जाता है उच्च स्तर में, ठीक, प्राथमिक में नहीं। पाठशाला विधि के गुण, इस विधि में गुरु शिष्य संबंध जो होता है दृढ़ होता है, बहुत मजबूत होता है। गुरुजी लोग बैठ करके शिक्षा देते हैं, बच्चा पढ़ रहा होता है। अस्याम विद्या छात्राण स्मरण शक्ति वर्धते, इस विधि में क्या हो जाता है, विद्या, ठीक है, इस विधि में छात्रों की जो स्मरण शक्ति है यह बढ़ती है। छात्राणाम व्यक्तित्वस्य सच्चरित्र निर्माणे समर्थो अयम विधि, यह विधि छात्रों के व्यक्तित्व के निर्माण और सच्चरित्र, अच्छे चरित्र के निर्माण में सहायक होता है, समर्थ होता है। अनेन संस्कृत भाषायाः शुद्धम विस्तृतम च स्वरूपम जानन्ति छात्रा, अन्य जो संस्कृत भाषा है उसको शुद्ध, विस्तृत, इन सारे स्वरूपों को जान पाने में सक्षम हो जाते हैं छात्र। शास्त्राणाम गंभीर अध्ययन अयम विधि अत्यंत उपकरोति, शास्त्रों के गंभीर अध्ययन में भी यह विधि अत्यंत उपयोगी होती है, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसको आप रखिएगा। इसके कुछ दोष हैं, क्या, मनोवैज्ञानिक सिद्धांता नाम प्रतिकूलो अयम विधि, इसीलिए जो आप लोग सीटेट में कह रहे थे कि यह गलत हो जाएगा, सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं वो सब के सब मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार बनाए जाते हैं। और चूंकि यहाँ पर कई जगह रटने पढ़ने की बात आ जाती है, इसलिए यह विधि थोड़ी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुकूल नहीं हो पाती, अर्थात मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के प्रतिकूल हो जाती है। अस्याम विधौ अध्ययनम सर्वदा विषय केंद्रितम होती, इस विधि में अध्ययन सदैव विषय केंद्रित होता है, छात्र केंद्रित नहीं हो पाता है। इसीलिए भी इसको कहा जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन नहीं कर रही है, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो आपको तो करना पड़ेगा। अत्र सर्वदा, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, पाठशाला विधि केंद्रित होती है सर्वदा विषय पर, अध्यापक पर, छात्र पर, तो अब आप लोग कहोगे कि छात्र केंद्रित की शिक्षा से छात्र केंद्रित होना चाहिए, लेकिन ये होता तो नहीं है, तो इसको आप ध्यान देना कि यह विषय केंद्रित होता है, ठीक है। अत्र सर्वदा व्याकरणस्य एवं अध्ययनम भवति अनेन छात्राः जामिताः भवन्ति, कर रहे हैं यहाँ पर व्याकरण एवं व्याकरण के ही अध्ययन, ध्यान, सर्वदा व्याकरणस्य एवं अध्ययनम भवति, मतलब व्याकरणस्य एवं अध्ययनम भवति, व्याकरण का ही अध्ययन यहाँ पर सदैव होता है, ठीक। और अन्य जो छात्रों में ये उत्पन्न धीरे धीरे और सारी चीजों को सीखना पड़ता है, और सारी चीजें जो और ज्ञान है धीरे धीरे बाद में सिखाई जाती है। या ये कह सकते हो कि वो आगे जब क्लासेस में जाता है या दूसरे विधि में जाता है तब सीख लेता है, और इसी को वह जान भी पाते हैं व्याकरण के अध्ययन को। सर्वदा मौखिक अभ्यासेन अन्य कौशलानाम वृद्धि न भवति, सभी जगह मौखिक अभ्यास से ही अन्य कौशलों की वृद्धि नहीं होती है, यह इसका परम दोष है। अब यहाँ पर व्याकरण को ही केवल पढ़ाया जाता है, साहित्य वगैरह या फिर करके सीखे, ये सब चीजों और सारी चीजें हैं उसमें नहीं, खेल वगैरह विधि नहीं ली जाती है, इसलिए दोष कहा जाता है। सभी जगह जो मौखिक से अभ्यास से ही सिखाया जाता है, अन्य कौशल की वृद्धि नहीं हो पाएगी, मौखिक का ही वृद्धि हो पाएगा, लिखित वगैरह जान नहीं पाएगा, ये भी दिक्कत है। अस्याम विधौ बौद्धिक विकासस्य प्राधान्यत्यात्
सामाजिक शारीरिक मानसिक विकास पूर्ण रूपेण विकसितो न भवति। यहाँ पर बौद्धिक विकास की प्रधानता होती है। मौखिक रूप से ऐसे भी शास्त्रार्थ करने में बच्चा बहुत पारंगत तो हो जाता है, बहुत अच्छा विद्वान हो जाता है, लेकिन उसका शारीरिक सामाजिक मानसिक ये सब विकास जो है पूर्ण नहीं हो पाता, क्योंकि इस पर जोर नहीं दिया जाता है। तो यह भी एक टाइप का दोष बताया जाता है, यह भी एक टाइप का दोष बताया जाता है। ठीक, अगर एक बार बिना समझ में आए तो एक बार वीडियो को फिर से बैक कर करके ध्यान से सुनिएगा। तो सब रहे दोष। अब हम सभी लोग पढ़ेंगे, दूसरे वाले वीडियो में आएंगे, दूसरी वीडियो पढ़ेंगे जिसमें मिलेगा मौखिक विधि। क्या मिलेगा? मौखिक विधि। ये मौखिक विधि क्या होता है? मौखिक विधि क्या होता है? मौखिक विधि में अयम विधि अपि पारस्परिक अथवा पाठशाला विधि अंतर्गतम भवति। यह विधि भी पारस्परिक या पाठशाला विधि के अंतर्गत आती है। अभी हम बताए हैं कि पाठशाला विधि में सभी काम मौखिक रूप से होते हैं, लिखित पक्षों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, मौखिक से ही काम करते हैं। तो मौखिक विधि में भी क्या है? यह भी क्या कहते हैं? पाठशाला विधि के ही अंतर्गत यह आएगा। अत्रा छात्राः वारंवारं वेद मंत्राणाम उच्चारणं कुर्वन्ति स्म। इस विधि में या यहाँ छात्र बार बार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ठीक, और जब बार बार वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो निश्चित तरीके से कंठस्थ हो जाता है, अर्थात उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि रटते रटते पढ़ते पढ़ते वो एकदम पूरा फिक्स रट जाता है, एकदम मंत्र पूरे जिह्वा पे होता है। अयम विधि अपि आश्रम गुरुकुल पाठशाला मठ विद्यापीठेषु च चलिता आसीत्। करें कि यह विधि भी आश्रम गुरुकुल पाठशाला मठ विद्यापीठों इत्यादि में चलती थी, और आज भी देखेंगे आप वहां पे जाएंगे तो यह विधि दिखाई देगी। वहां मनोवैज्ञानिकों का वो सब तमाम नए जो अनुसंधान है उससे उनका लेना देना नहीं है। वारंवारं छात्र ही वेद मंत्राणाम उच्चारण समय कृत दोषान अध्यापक निवारयति। बार बार छात्रों के द्वारा वेद मंत्रों को जब वह उच्चारित किया जाता है तो उस उच्चारण के समय में अगर बच्चा दोष ठीक से उच्चारण नहीं कर पाता है, बच्चे को उच्चारण करने में दोष उत्पन्न होती है, तो अध्यापक उसको फिर से बता करके अभ्यास करा करके निवारित मतलब उसके दोष को दूर करते हैं। अर्थात छात्र जब मंत्रोच्चार कर रहा होता है तो गुरुजी लोग क्या कर होते हैं? ध्यान से सुन रहे होते हैं, और अगर बच्चा कहीं किसी मंत्र में अशुद्ध उच्चारण कर रहा है या वहां पर जाके अटक जा रहा है तो उसका गुरुजी लोग उसी समय पे उसको क्या कर देते हैं? उसको उस समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं, दूर करते हैं, और तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं जब वो तक वो उसको शुद्ध रूप से नहीं कह लेता, फिर तब आगे बढ़ेंगे। इसका गुण क्या है? इसके गुण में हम लोग क्या रखेंगे? इसके गुण में मौखिक अभिव्यक्ति उच्चारण कौशला सुदृढ़ भवति। हम बताएं ना कि मौखिक अभिव्यक्ति जो है, क्योंकि उच्चारण कर करके बच्चा बोल रहा है, तो जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है, मौखिक रूप से जो कार्य किए जाते हैं वह बहुत मजबूत हो जाता है, वह बहुत ही मजबूत हो जाता है। उसमें फिर बोलने में दोष नहीं होता। इसलिए जो वो सब वेद पाठी ब्राह्मण या जो प्रैक्टिस कर करके वो सब आते हैं, वो जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो सब एक जैसे एक स्वर में उच्चारित करते हैं, अब बहुत अच्छा, बड़ा मनोहर लगने लगता है। करीब वाह क्या विद्वान है, क्योंकि उनका कार्य ही उसी पे हुआ है। छात्राणाम स्मृति शक्ति ही धारण शक्ति ही एवं अभिव्यक्ति ही सशक्त भवति। क्योंकि वो बहुत सारे मंत्रों को रट जाते हैं, प्रैक्टिस करते 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 प्राण करते 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 सब कुछ उनको रट जाता है, याद पूरी हो जाती है। इसलिए कहा जा सकता है कि उनकी जो स्मरण शक्ति है, जो उनकी धारण शक्ति है और बोलने वाली जो शक्ति है, यह बहुत सशक्त हो जाती है। और इसीलिए इस ग्रेड में जब कोई बच्चा आता है, वाह क्या विद्वान है, टप 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 पूरे श्लोक को वाचन करता चला जा रहा है, सारे मंत्रों का बिना अशुद्ध बोले सनसनाते हुए जो है बिना रुके उच्चारण कर रहे हैं, बहुत विद्वान गुरुजी हैं, ऐसा समझ में आता है। दोष क्या है? पाठशाला विधि सादृशा। पाठशाला विधि में जो दोष थे वही यहाँ पे है, मतलब वही मूल बात कि मौखिक पक्ष पे विशेष ध्यान दिया जाता है, लिखित पक्ष पे नहीं ध्यान जाता है, वहाँ रटा दिया जाता है यहाँ, जबकि अब जो है होना चाहिए मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि के अनुकूल है, अनुकूल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर रटने पर भी जोर दिया जाता है, मौखिक पर विशेष पर ध्यान दिया जाता है, व्याकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है, अन्य चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इससे बच्चों का मौखिक जो कौशल है तो अभिव्यक्ति का जो कौशल है तो मजबूत हो जाता है, लेकिन शारीरिक मानसिक और लेखन वगैरह ये सब क्या है, सब ये सब विकसित नहीं हो पाते हैं। अर्थात पाठशाला विधि में जो गड़बड़ियां हैं, जो दोष हैं, वह यहाँ भी देखने को मिल रही है।
ज्यादातर देखोगे आप ये पाठशाला विधि जैसा ही दिखाई देगा, क्योंकि ये भी पाठशाला में ही चलता है, आश्रमों में, गुरुकुलों में, मठों में ये भी दिखाई देता है। ठीक, थोड़ा नवाचार ला करके, तरकीब थोड़ा बदल करके चलता ही था, और कुछ था नहीं। देखो पारायण विधि आ गया ना, पारायण में भी बारंबार एक ही चीज को क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है, एक ही चीज को पारायण किया जाता है, बोल 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 के क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन पारायण आते 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 ना, अब इसके बाद धीरे धीरे पाठ्य पुस्तक विधि आएगी, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो पारायण करने के लिए होता था बहुत सारी पुस्तकें या लिखित रहती, गुरुजी न भी रहते तब भी हम पढ़ लेते। पारायण में किसी मंत्रों को बार बार उच्चरित किया जाता है, रटा नहीं था, उच्चरित किया जाता है, और उच्चरित करते 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 ही क्या होता है, वो याद हो जाता है। मतलब एक टाइप का हम लोग सोचते हैं कि बार बार बोल कर करके याद करना क्या रटना नहीं है, पारायण कर रहे हैं, पारायण कर रहे हैं, पारायण मतलब ऐसे वाचन करते जाना है, पारायण विधि ना क्या हो जाता है, जैसे हम लोग रामचरितमानस का, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, ये तमाम पुस्तकों का हम लोग क्या करते हैं, पारायण करते हैं, वही पारायण करते करते सब कुछ याद हो जाता है। तो वैदिक मंत्राणाम सस्वर पाठकरणम, सस्वर पाठकरणम पारायणम होती, वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ करना ही पारायण कहलाता है। हम बोले ना कि मंत्र है, उसको बार 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 केवल क्या करो, बोलते जाओ, वहीं क्या हो जाता है, पारायण हो जाता है, वही पारायण है। अयम विधि अपि कंठस्थीकरणम उपरि अधिक बलम ददाति, अभी मैं बताया ना कि आखिरकार बार बार करोगे तो कंठस्थीकरण तो हो ही जाएगा, अर्थात यह विधि भी कंठस्थीकरण के ऊपर अधिक बल देती है। क्वेश्चन आ जाएगा, पारायण विधि बल देती है कंठस्थीकरण पर। ठीक, आप ऐसा मत कर देना कि छात्र केंद्रित पर या बिना रटाए या कंठस्थीकरण के ऊपर नहीं, ऐसा गलत नहीं। अब ध्यान देना, उस होता था तो होता था, वो गलत था तो अब नवाचार आया, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लगाया गया, इसलिए नहीं रटवाते हैं। लेकिन पारायण विधि में पूछा जाएगा क्या होता था तो बताओगे ही बताओगे कि कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता था पारायण विधि में भी। ये आज थोड़ा कम, जो आजकल हम लोग प्राथमिक स्कूलों अगर हम जाते हैं, चाहे कुछ भी रहे, रटवाने पर जोर नहीं दिया जाता, लेकिन अभी भी अगर आप जो केवल संस्कृत पढ़ने के लिए संस्कृत गुरुकुलों में, आश्रमों में जाते हैं, अभी भी लोग जाते हैं, अगर आप वहां जाओगे तो वहां पर पारायण पर जोर दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम होते हैं, जिसमें सुक्तियां पूछी जाती हैं, जिसमें कहानी के बीच से कुछ या किसकी उक्ति है, किसकी उक्ति ऐसा पूछा जाता है, वह बिना पारायण संभव नहीं है। आप कहानी पढ़ लोगे भूल जाओगे, जब पारायण करोगे तभी आपको पूर्णतः वो याद रहेगा, भूल जाओगे अदरवाइज भूल जाओगे, अन्यथा भूलना पक्का है। तो पारायण जरूरी है। आज भी आप देख लीजिए टीजीटी वगैरह का नेचर निकाल देख लीजिए, इसका मतलब वहां भी जो लोग भी गुरुजी लोग हैं वह पारायण विधि को ही महत्वपूर्ण समझते हैं। ये अलग बात है जो प्राथमिक लेवल का क्वेश्चन बनता है, जो सीटेट वगैरह क्वेश्चन बनता है, वो कोशिश करते हैं उधर से ना बनाए, लेकिन अगर संस्कृत वाला ही पेपर सेट करेगा और कुछ पूछ दिया कि पारायण विधि में किस पर ध्यान दिया जाता था, तो बताना पड़ेगा कंठस्थीकरण पे बल दिया जाता था। ये तो झूठ बोलोगे नहीं नहीं नहीं, उस समय करके सीखने पे बल दिया जाता था, उस समय एक्टिविटीज आधारित जो है पढ़ने पर, ना ना ना, उस समय ऐसा कुछ नहीं, उस समय आपको पारायण करना था, अर्थात कंठस्थीकरण करना था, कंठस्थ करना था मंत्रों को। यह छात्र पारायणम करोति सह पारायणिको भवति, जो छात्र पारायण करते हैं उनको पारायणिक कहा जाता है। क्या कहता है, पारायणिक कहा जाता है, वे पारायणिक होते हैं। जो पारायण करते हैं, जो बार पढ़ते रहते हैं, वो क्या होते हैं, वो पारायणिक कहे जाते हैं। गुण दोष, गुण और दोष पाठशाला विधि सादृशा, गुण दोष जो है, इसके गुण और इसके दोष दोनों पाठशाला विधि के ही समान हैं, जो कि मैं पीछे अभी डिस्कस किया हूं, आप लोग उसको देख करके समझ सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये 3 विधि समझे, चलिए आगे देखते हैं चौथे विधि पर। बहुत बड़ी बड़ी विधियां सभी जगह नहीं है, पाठशाला विधि अगर अच्छे से आप समझ लेते हैं तो 3-4 विधियां तो आपका वैसे ही छोटे छोटे में निकल चलेगा। कुल हम लोगों को 20-21 विधियों के ऊपर हम चर्चा करेंगे इस सीरीज में, तो आप उस सारे को देख लेंगे, काम बच जाएगा। वाद विवाद विधि, वाद विवाद विधि क्या है, अश्याम विधौ कंठस्थीकरणेन सह अवबोध उपरि बलम दीयते स्म। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर अभी तो कंठस्थीकरण ही था, अब कंठस्थीकरण के साथ साथ अवबोध के ऊपर भी बल दिया जाता था वाद विवाद विधि में। अब वाद विवाद करेगा बच्चा, यहां से आ जाएगा, अब कितना ज्ञान है उस पर भी आ जाएगा। अब वाद विवाद करेगा तो तमाम पॉइंट्स और गहराई में समझ में आएगा बच्चे को। इसका गुण क्या है कि अनेन विधिना छात्रेषु स्वाध्यायस्य प्रवृत्तिम आयति। अब अन्य विधियों से क्या हो जाएगा, तमाम जब वाद विवाद करेगा तो इस विधियों में क्या हो जाएगा, छात्र स्वाध्याय की ओर थोड़ा अग्रसरित होगा, थोड़ा बढ़ेगा।
क्योंकि उसको वादविवाद करना पड़ेगा। वो बच्चा उसके सामने आएगा, वो बच्चा कुछ बोलेगा, तर्क करेगा, तो भी सोचेगा हम कुछ के निकाल करके आए ताकि उस मुद्दा पे चर्चा करें या वह तर्क दे पाए ना। अब धीरे धीरे देखो, अब यहाँ से चेंजिंग दिखेगी। तो छात्राणाम भाव प्रकाशन से शक्ति है विकास भवती। अब चूंकि बच्चा क्या करता है, वाद विवाद कर रहा है, बच्चों की गोष्ठी है, उसमें अगर किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहा है तो कुछ वो बोलेगा, कुछ उसके अपोजिट वाला बोलेगा, कुछ वो बोलेगा, तो इससे क्या होगी कि उसके अंदर जो अभिव्यक्त जो विचार है उसको अभिव्यक्त करने की एक कौशल बढ़ेगी। अर्थात भाव प्रकाशन की शक्ति का विकास होता है। वह अलग अलग तरीके से कितने अच्छे तरीके से कहे कि वो प्रभावशाली रहे और लोग उसके बातों पर सहमत हों, इसके लिए वो बहुत कोशिश करेगा, बहुत कोशिश करने की कोशिश वो खुद ही करेगा। तो यह इधर अब धीरे धीरे बढ़ेगा। आगे हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर में। चलो भाई सुकराती वाले में चलते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि क्या है? वैदिक काल में शिक्षक प्रश्नोत्तर विधि नाम शिक्षणम करोति स्म। वैदिक काल में शिक्षक प्रश्नोत्तर विधियों के माध्यम से ही शिक्षण कार्य करते थे। यदा शिक्षक संकेत मात्रम ददाति, जब शिक्षक संकेत मात्र देते थे, तदा छात्राः उत्तर अन्वेषणम कुर्वन्ति, तब छात्र उत्तर का खोज करते थे। तेन छात्राणाम जिज्ञासायाः वृद्धि भवति, उससे छात्रों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है। ऐसा मतलब प्रश्नोत्तर किया जाता था, प्रश्न पूछ लिए जाते थे। कुछ लोग बच्चे अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो कुछ उससे संबंधित कुछ उससे संबंधित जो है हिंट दे दिया जाता था, कुछ संकेत कर दिया जाता था। अब उस संकेत पर बच्चा तर्क करता था, गुरुजी ऐसा संकेत किए हैं, मतलब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। 30 जनवरी को हम कुछ और मनाते हैं, वह किसी महापुरुष से संबंधित है। बताइए क्या है 30 जनवरी को हम क्यों जानते हैं, इतिहास में क्या है? बच्चा नहीं समझ पा रहा है, ध्यान नहीं जा रहा है। तो हम कुछ जो है एक इशारा करेंगे, एक इशारा करेंगे। क्या? अब ये क्या हो सकता है? कुछ कहेगा सर चश्मा हो सकता है गुरुजी, चश्मा। हाँ चश्मा। अब सोचो क्या हो सकता है? दिमाग गया तो गया, नहीं गया तो हो सकता है कि 10 रुपए की नोट निकालें और उस पर जो है दिखाएं दांडी यात्रा वाली, या लाठी बना के दिखा दें, क्या है लाठी। उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो हे राम, तब भी दिमाग और उलझन में फंस जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है। तमाम तरीके से गुरुजी लोग क्या करते हैं, हिंट दे रहे हैं। कुछ बच्चे चश्मा बनाते ही समझ जाएंगे कि गांधी जी का उस समय उस दिन क्या हुआ था, उनको गोली मार दी गई थी, तो गांधी जी शहीद हो गए, शहीद दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, लाठी से, इससे तमाम चीजों को हिंट दिया जा रहा है, या दांडी यात्रा जो थी उससे, तो वो क्या होता था कि इससे बच्चा तर्क करता था, वो देखते ही तुरंत दिमाग में आता था कि हाँ हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो क्या होगा, अनेन विधि नाम छात्राणाम तर्क चिंतन तर्क निरीक्षण शक्ति नाम विकास भवन्ति स्म। इससे क्या होता था कि बच्चों में तमाम तरीके का तर्क चिंतन, तर्क करने की शक्ति, निरीक्षण करने की शक्ति, विकास, इन सब की क्या होती थी, शक्ति बढ़ती थी। और उसमें बच्चा खुद ही कोशिश करता था और उत्तर को खोजने के लिए वह और उसका जिज्ञासा बढ़ता था। वो सोचता था कि गुरुजी दूसरा वाला पूछिए, दूसरा वाला। आप लोगों के अंदर भी हो रहा होगा कि गुरुजी दूसरा वाला पूछिए, दूसरा वाला। हम यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहे हैं, यह क्या है? ठीक, मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूं, ये क्या है? यहां पर कुछ भी हो सकता है। फिलहाल बताओ यहां क्या आएगा? अब करने वाले गणित उसमें गणित करते रहेंगे, गणित करते रहेंगे, गणित करते रहेंगे। कहेंगे यह क्या है, नहीं समझ पाएंगे। अब लोग समझ कर यहाँ उत्तर भी बताइएगा और ये बताइएगा ये है क्या। अब हम इसके उत्तर के बारे में आप लोगों से नहीं चर्चा करेंगे, यहाँ पर आप लोग बताइएगा कि यह क्या है और यहाँ क्या आना चाहिए।
ठीक। अब बोलूंगा नहीं मैं उसके बारे में, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट करने का जगह ना मिले तो आप हमको सीधे प्रकाश सर वाराणसी सर्च कर लीजिएगा, और हमारा कहीं कहीं संपर्क सूत्र मिल जाएगा, टेलीग्राम वगैरह कहीं से भी, तो आप हमको उस पर मैसेज जरूर कीजिएगा। ठीक, टेलीग्राम का आजकल तो बहुत ही सरल तरकीब है कि तमाम कीवर्ड्स हैं उसको डालोगे तो संपर्क में आ ही जाते हैं, और मेरा जो फोटो लगा है, यहीं जो फोटो है यहीं लगा भी रहता है, तो आप वहाँ से उत्तर जरूर कीजिएगा। आप लोगों के उत्तरों का मुझे इंतजार रहेगा, जरूर उत्तर कीजिएगा खोज कर करके। ठीक है, जो लोग ऐसा नहीं वो लोग टेलीग्राम से खोज लेंगे, तो इस वाले लिंक पे चले जाएंगे, तो उस पर जरूर जा करके आप हमको उत्तर कर सकते हैं, जरूर उत्तर का इंतजार रहेगा, आप लोग शिक्षक हैं। अब आते हैं हम लोग छठवीं विधि समझते हैं, सूत्र विधि। अयम विधि संस्कृत व्याकरण शिक्षणस्य प्राचीनतम विधि ही वर्तते। यह विधि संस्कृत व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम विधि बताई जाती है। सूत्र विधि, सूत्र घटे समुद्रम पूर्णम, वही कहता ना कि गागर में सागर भरना। बहुत बड़े बड़े जो नियम होते थे उसको या क्या करते थे, इससे छोटा कर लिया जाता था, बिल्कुल छोटा कर करके उससे आपको कंठस्थ करा लिया जाता था, और आप उसको समझ, जैसे अक सवर्णी दीर्घ, बहुत बड़ी बात है कि जब किसी अक के बाद में कोई सवर्णी आए तो उन दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाए। अब अक क्या है और एक प्रत्याहार है, सवर्णी क्या है, तुल्या से प्रत्नम सवर्णम, ये सब सारे सूत्र आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि जिसका उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान हो वह सवर्णी कहे जाते हैं, सारी चीजें उसमें आएगा, लेकिन वो सूत्र है, सूत्र है। सूत्र के माध्यम से ही हम बड़े बड़े नियम, जैसे आद गुण या इको यणचि, जब इक के बाद में अच आए तो यण हो जाए, इतना बड़ा न लिख के लिखे क्या लिखे, इको यणच लिख दिए। ऐसे बहुत सारे सूत्रों को लिखा जाता है, और वो छोटे में सारा चीज वहां पर बता दिया जाता है। तो यह विधि संस्कृत व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम विधि बताई जाती है। व्याकरण प्राचीन विधि का है, प्राचीनतम क्या, प्राचीन बहुत पुरानी विधि है, ठीक, बहुत पुरानी विधि है ये भी। व्याकरण दर्शनस्य नियमाः सूत्र रूपेण भवन्ति। व्याकरण का दर्शन नियमों सूत्रों के रूप में होता है। बताया ना, व्याकरण पढ़ाते वक्त में बहुत सारे नियम, बहुत सारे सूत्र बताए जाते हैं इस विधि में। छात्राः सर्वप्रथम सूत्राणाम कंठस्थीकरणम कुर्वन्ति स्म, उसके बाद में उसका प्रयोग, उसके बाद में उसके नियम को समझते थे। मतलब सबसे पहले क्या होता था कि सूत्र में रटा जाता था, तो छात्र लोग सबसे पहले सूत्रों का कंठस्थीकरण करते थे। अयह विधि सामान्यत विशेषणम प्रति शिक्षण सूत्रोपरि कार्य करोति। ये क्वेश्चन बन करके आता है कि जो सूत्र विधि है वह किस विधि पर काम करता है, तो ध्यान देना, सामान्यात विशेषणम प्रति, किस पर, सामान्यात विशेषणम, यह विशेषम है, विशेषण का विशेषम, सामान्य से विशेष की ओर, विशेषम प्रति, ठीक है, सामान्य से विशेष की ओर, ठीक, सामान्य से विशेष की ओर, इस पर आधारित है। ध्यान देना सूत्र विधि, तो इसको दिमाग में रखे रहना, ये आता है कभी कभी कि यह विधि किस पर आधारित है। इसमें देख लेते हैं 7वें नंबर का कथा कथन विधि। कथा कथन विधि आपको पता है कि इसमें कथाएं सुनाई जाएंगी, कथा पर आधारित चर्चा होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको चलिए देख लेते हैं। हाँ, विषय स्पष्टीकरणार्थ रुचि उत्पादनाय च पाठस्य मध्ये अन्ते च शिक्षकः प्राचीन काले काले सही है, अपि कथां श्रावयेतस्मा तेन छात्राणां नैतिक गुणानां विकासः भवति स्म। करें कथा कथन विधि में ध्यान देना, कथाओं को बताया जाता था, जैसे राजा हरिश्चंद्र की कथा से, सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा से, हरिश्चंद्र या श्रवण कुमार की कथा से, उनसे बच्चे के अंदर लगता था कि हम भी ऐसा कार्य करेंगे। विषय को स्पष्ट करने के लिए, रुचि उत्पादन के लिए, और पाठ के मध्य और अंत में शिक्षक इन सब के लिए क्या करते थे, मतलब इस विषय की स्पष्टीकरण के लिए और रुचि उत्पादन के लिए क्या करते थे शिक्षक, पाठ के मध्य में और अंत में प्राचीन काल की कथाएं जो होती थी उसको सुनाते थे, जिससे छात्र के नैतिक गुणों के में विकास होता था।
विषय वस्तु को अधिक स्पष्ट करने के लिए, विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करने के लिए पाठ के मध्य या अंत में, पाठ के मध्य और अंत में मतलब पढ़ाते वक्त बीच बीच में भी या अंत में भी क्या करते थे कि शिक्षक लोग प्राचीन काल की कथाओं को क्या करते थे, सुनाते थे, जिससे छात्रों में नैतिक गुणों का विकास होता था। यही विधि अर्थात कथा के माध्यम से पढ़ाने जाने वाली जो प्रोसेस है, यही कथा कथन विधि के अंतर्गत आता है, यही कथा कथन विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नाम से स्पष्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन है आपका भाषण विधि। क्या है? भाषण विधि। भाषण विधि में पाठन समय एक कठिना शब्दाः भवन्ति, पढ़ाते वक्त में जो कठिन शब्द होते हैं, तेषां शब्दानाम उपरि अध्यापकः भाषणं ददाति स्म, उन कठिन शब्दों के ऊपर भाषण देते थे अर्थात व्याख्या करते थे। व्याख्या और भाषण में बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो उन कठिन शब्दों के को और अधिक से अधिक एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते थे, बड़े बड़े व्याख्यान करते थे, बड़े बड़े भाषण देते थे गुरुजन लोग, जिससे उस शब्द की रहस्य जो है, उस शब्द की जो महत्ता या उस शब्द के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सके बच्चों को। यह है भाषण विधि। ठीक, बोला जाता था। अब देखो आया ना व्याख्या। व्याख्या विधि वाले में कुछ स्टेप्स होते हैं, 6 ठीक है। व्याख्या विधि ये आपका 9 नंबर का है। ठीक, 9वां व्याख्या विधि। छात्राणाम शंका समाधानाय अध्यापकः अस्याः विधेः अनुसरण करो। ध्यान देना है, शंका के समाधान के लिए होता है। वहां पे अगर कोई कठिन शब्द है तो उसके लिए भाषण करते हैं, और जब कभी शंका हो जाए, गुरुजी बताइए कि गीता में तो श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि कर्म करना आवश्यक है, फल की इच्छा मत करो, कर्म करो। फिर वो कर्म है क्या? वो कर्म क्या है? हा? फिर कहते हैं कहीं आकर करके कुछ ना करो, जो भगवान पे अधीन हो जाता है उस पे फिर कर्म अकर्म किसी चीज का असर नहीं पड़ता है, तो फिर करने का क्या लाभ है? तो सब भ्रांति वाली चीजें। तो उस पे बड़े बड़े विद्वान जन जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, व्याख्यान देते हैं शंका के समाधान के लिए। गुरुजी बताइए कि उसमें लिखे थे कि रामचरितमानस में पढ़ते वक्त में, रामचरितमानस क्या, रामायण में बताया जाता है कि सीता स्वयंवर के समय में 20,000 21,000 लोग योद्धा जो है लपट कर करके धनुष को उठा रहे थे। बताइए गुरुजी कितनी बड़ी धनुष थी कि 20,000 लोग लपट करके कैसे उठा ले रहे थे? ये शंका हो गया, इस पे चलो समझते हैं। फिर शंका कुछ और हो गया कि गुरुजी जो है कैकेयी जी ने केवल 2 ही वरदान क्यों मांगा, 3 क्यों नहीं मांग लिए, 1 ही क्यों नहीं मांग लिए? फिर अगर मांग भी लिए तो फिर क्यों कहे कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम, वो 14 वर्ष के लिए ही क्यों मांगते हैं? 15 का क्यों नहीं मांग लिए, 13 का क्यों नहीं मांग लिए, या आजीवन मांग ली होती, आजीवन वो भरत के लिए सुरक्षित कर देती अयोध्या, आजीवन उन्हें आते अयोध्या में। फिर वो केवल 14 वर्ष के लिए क्यों मांगते हैं? फिर एक शंका हो जाता है, तो उस पर समाधान के लिए व्याख्या करनी पड़ेगी। फिर क्या होता है कि अच्छा मांगे ठीक है, तो यह तपस्वी का वेश मांगी, ये भी ठीक है, चलो ठीक है, मुनि वेश में रहेंगे, लेकिन चेहरे पर विशेष उदासी हो, तापस वेश और विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी, तो वह विशेष उदासी क्यों मांग लिए? तो इस सब पर व्याख्या हुई है, लंबे लंबे व्याख्यान हुए हैं। तो इसके लिए व्याख्या विधि होती है। छात्रों की शंका समाधान के लिए अध्यापक इस विधि का अनुसरण करते हैं, अर्थात लंबे लंबे व्याख्यान देते हैं। व्याख्या अथवा व्याख्यान षड्विधा भवति, अर्थात 6 प्रकार के होते हैं, 6 इसमें विधियां होती हैं। क्या है? पदच्छेद, पदार्थोत्ति, विग्रह, वाक्य योजना, एक सेकंड ध्यान रुक जाओ, जब कभी अटक जाता है दिमाग पे, पूरी तरीके से उच्चारण नहीं हो पाता है, रुक जाओ, उसका दूसरी स्लाइड हमारे पास होगी, उसमें हो सकता है। आक्षेपोऽथ समाधानम व्याख्यानम षड्विधम मतम, ऐसा लाइन है। पूरी तरीके से देखें, अगर याद हो जाता तो सही था। हालांकि ये विधियों वाला लग रहा नहीं है, इसमें नहीं है, क्या इसमें नहीं मिल रहा है, तो वही है। अगर कहीं गलती होगा तो हम फिर से बता देंगे। श्लोक है, पदच्छेद पदार्थोक्ति, विग्रह वाक्य योजना, आक्षेपोऽथ समाधानम
व्याख्यानम षड्विधम मतम। ऐसा ही है, यही है एग्जैक्टली। थोड़ा सस्पेंशन हो गया इसलिए रुक गए, तो मिल भी नहीं पाया फिलहाल। तो क्या मिला? पदछेद, व्याख्या करने की, एक एक पदों का विच्छेद कर करके उसके ऊपर समझाया जाता है। पदार्थोक्ति, पद के अर्थ के लिए तमाम उक्तियों के माध्यम से आता है। विग्रह किया जाता है, वाक्य योजना होनी चाहिए, आक्षेप और समाधान। यह 6 विधि है, मैं 6 पॉइंट कर सकते हैं, उसके अंतर्गत ध्यान रखनी चाहिए। तो इसके लिए एक श्लोक यही अच्छा है, इसको याद कर लोगे, भूलोगे नहीं। पदछेद पदार्थोक्ति विग्रह पाठ्य योजना, या वाक्य योजना वही पाठ्य योजना। भाषण करते वक्त चूंकि व्याख्या कर रहे हैं तो वाक्य योजना कहेंगे, पढ़ाते वक्त पाठ्य योजना आ जाता है। वाक्य योजना आक्षेपो अथ समाधानम व्याख्यानम षड्विधम मतम। तो यह 6 भी बताया गया है व्याख्यान के। ठीक है, आगे चले देखते हैं। व्याकरण विधि, कौन सी विधि है? अब हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण विधि। व्याकरण विधि कस्यापि भाषायाः ज्ञानाय व्याकरणस्य ज्ञानम परम आवश्यकम भवति। ध्यान देना, यह जब पॉइंट आता है तो इसको हम सीधे छोड़ नहीं सकते हैं कि नहीं यह बात गलत लिखा है, यह हमारे नियम के अनुकूल नहीं। मनोवैज्ञानिक शिक्षण, ध्यान देना, किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए व्याकरण का ज्ञान परम आवश्यक है। यह बात सही है। जब आप इसे कहीं और जगह पढ़ रहे होते हो वहां पे आप भले से कहो, लेकिन व्याकरण का नियम व्याकरण विधि के अंतर्गत यह बिल्कुल सपोर्ट करता है कि किसी भी भाषा के पढ़ने के लिए, किसी भी भाषा को जानने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना परम आवश्यक होता है। अतः व्याकरणम भाषायाः प्राणत्वम कथ्यते। अतः किसी भी भाषा का व्याकरण, उस भाषा का व्याकरण जो होता है उस भाषा का प्राण कहा जाता है। ठीक, उसकी जान कही जाती है। ठीक, सभी भाषाओं के अलग अलग व्याकरण होते हैं ना, तो उसी भाषा के उसका जो अपना व्याकरण होता है वह व्याकरण उसका प्राण कहा जाता है। अस्याह विधेः अपर नाम पतंजलि नामानुसारेण शब्दानुशासनम अनेन विधिना छात्राणाम शुद्ध लेखनस्य शुद्ध उच्चारणस्य च क्षमतायाः विकासः भवति। इस विधि का अन्य नाम पतंजलि के अनुसार अगर देखा जाए तो शब्दानुशासन है। व्याकरण विधि का शब्दानुशासन विधि या शब्दानुशासन ना, अन्य नाम। इसमें क्या करते हैं कि छात्र शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास इससे होता है। व्याकरण विधि से शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास, ध्यान देना। शुद्ध लेखन बहुत जरूरी है, लेखन में तो व्याकरण पक्का आ जाता है। तो शुद्ध लेखन शुद्ध उच्चारण के लिए किसका? व्याकरण विधि के माध्यम से आप चलोगे, व्याकरण को भी पढ़ोगे तो आप एग्जैक्टली उसमें बहुत अच्छे से उसको प्रवर्धित कर पाओगे, उस ज्ञान को और विशिष्ट कर पाओगे और बढ़िया कर पाओगे। तो इस बात को कतई न छोड़ना या कतई मत भूलना कि व्याकरण विधि में व्याकरण विधि क्या है, व्याकरण विधि की क्या उपयोगिता है कि किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए इस विधि का जानकारी होना या एक व्याकरण का जानकारी होना बहुत जरूरी है। अर्थात कस्यापि भाषायाः ज्ञानाय व्याकरणस्य ज्ञानम परम आवश्यकम भवति। किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना, तस्य भाषायाः व्याकरणस्य ज्ञानम परम आवश्यकम भवति। उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना परम आवश्यक होता है। और यही कारण है कि व्याकरणम भाषायाः प्राणत्वम कथ्यते। किसी भी भाषा हो, कोई भाषा हो, उस भाषा का जो व्याकरण होता है उस भाषा का प्राण कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में रखें, इसको आप छोड़े नहीं। व्याकरण विधि जो है भाषाओं के लिए जरूरी है, तो व्याकरण भी जरूरी है। तो आप किसी भी भाषा को पढ़िए, व्याकरण पढ़िए। आगे आप अभी पढ़ोगे बहुत सारी और विधियों में, जिसमें कहा जाता है कि बिना व्याकरण सिखाए ही वह भाषा सिखा दी जाती है, या उस भाषा को सिखाने पर जोर दिया जाता है, क्योंकि वो थोड़ा व्याकरण विधि थोड़ी कठिन लग रही थी लोगों को, व्याकरण समझना तो कठिन लग रहा था, और ऊपर से जो है अंग्रेजी आ रहा था सिर पर। तो ये हुआ कि यार अगर इसका उसका ज्यादा व्याकरण पढ़ोगे तो बच्चा फिर पढ़ नहीं पाएगा। किसी तरीके से वह पहले अंग्रेजी को एक्सेप्ट करे, किसी तरीके से अंग्रेजी को संस्कृत से अंग्रेजी से समझ पाए थोड़ा। तो व्याकरण अनुवाद विधि जो आई थी ना, अनुवाद केवल डाकली अनुवाद पे वो कोशिश कर रहे थे, तो वो वाली विधि पर लोग जोड़ दिए कि कहीं ऐसा न हो जाए कि अब जैसे क्या हुआ कि केवल संस्कृत पढ़ने पर अंग्रेजों के जमाने में कोई नौकरी, कोई पेट पालन वाला काम हो नहीं पा रहा था, तो पेट पालन तो जरूरी है।
तो इसलिए अंग्रेजी भी जरूरी था। लेकिन अब कोई आदमी, कोई व्यक्ति जो है, कोई आचार्य जो है संस्कृत छोड़ना नहीं चाहता था, और संस्कृत के बाद फिर अंग्रेजी का व्याकरण करे, उसको प्रवृत्त करे, बहुत कठिन काम था उन लोगों के लिए। तो ये हुआ कि किसी भी तरीके से इनको अंग्रेजी थोड़ी बहुत समझ में आने लगे, ताकि इनको जो है कुछ रोजगार जो है उसका मिलने लगे। तो वो सब सारी समस्याएं रही होंगी उस समय पे, इसलिए ऐसे बहुत सारे नियमों को फिर बाद में जगह मिलती चली गई। फिलहाल आवश्यकता जैसी होती है, जैसे इस समय देखो संस्कृत पर अगर किसी का पेट न पालन हो पाए तो निश्चित तरीके से वो दूसरे विषयों की ओर चलने लगे। कौन संस्कृत फिर पढ़ेगा? पहले के समय में विद्वान लोग, पहले के समय में राजा लोग विद्वानों को संरक्षित करते थे, या उनका देखभाल करते थे, या उनकी आवश्यक चीजें, सारी चीजें देते थे, घर परिवार चलाने का सब कुछ व्यवस्था करते थे। लेकिन आजकल तो पाए तो हमारे राजा तो बोल रहे थे कि सबसे अधिक सैलरी जो है, सबसे अधिक जो है पेमेंट आजकल अध्यापकों की है। ऐसे राजा धन्य हैं, नारायण श्री हरि। चलिए अब हम नहीं ज्यादा कुछ कमेंट करेंगे, लेकिन ऐसे राजा के संरक्षण में बताओ कौन आचार्य कितना क्या करेगा, कि वो आचार्य का ही थाली देखने लगे, उन्हीं का खाना देखने लगे कि तुम्हारी थाली में क्या पड़ा है, कितना पड़ा है। उनको पता नहीं है कि ज्ञानी लोगों का क्या स्थान होना चाहिए। अब पता है, नहीं पता है, या जानबूझ के कर रहे हैं, भगवान जाने। लेकिन जानबूझ के करने पर मानस में तुलसीदास जी लिखे हैं कि जानी बूझी के संगम करही, तो कहाई उमापति कस नाही मरही, तो कहाई उमापति कस नाही मरही। तो हमको थोड़ा सा कष्ट होता है कि जब कोई, सबका नहीं और अध्यापकों का मतलब जरूरी है। बहुत सारी अंगुलियां देखो तो बस अध्यापकों के लिए उठती हैं। ये कम काम करते हैं, ये 12 घंटे नहीं खटते हैं, ये 18 घंटे नहीं खटते हैं, इनको इतनी सैलरी मिलती है। ये क्या है? जिस समय पे वह मेहनत कर रहे होते हैं, आप लोग इस समय जब पढ़ रहे हैं तो आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। इस ज्ञान का प्रयोग आप अगले 10 साल बाद करोगे, या फिर जब भी आप 2 साल बाद, 5 साल बाद करोगे। जो अभी तक पढ़े हो, बचपन से लेकर के अभी तक जो मेहनत किए हो, उसका पेमेंट कौन देगा? उसका कोई मजदूरी देगा? नहीं देगा ना। तो उसी ज्ञान का प्रयोग कर रहे हो, तो आगे अगर ज्ञान दे रहे हो तो क्या उस पर अगर थोड़ा सा आपको पैसा मिल गया, तो कोई व्यक्ति जो है बिना पढ़े, नहीं पढ़ लिख रहा है और शुरू से जो है कोई मजदूरी वर्क करे, तो ज्ञानी और अज्ञानियों में या मूर्खों में कोई अंतर नहीं रहेगा। अगर ये बैलों की तरह 12 घंटे कोई पढ़ाएगा तो वो सोचो उसका दिमाग चलेगा क्या? वो नई चीजों को सिखा पाएगा? हमको तो लगता है 2.5 से 3 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़वाना चाहिए। उसके बाद उनको सेल्फ अध्ययन के लिए छोड़ देना चाहिए। वो 4 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आराम से प्रतिदिन जो है अध्यापक लोग जो है अनुसंधान करें, पढ़ें लिखें, नए चीजों को करें, और उसके बाद में केवल दिन भर में 2 घंटे, 2.5 घंटे व्याख्यान करें, या 2 घंटे पढ़ाएं, इससे ज्यादा ना पढ़ाएं। और बचे 3-4 घंटे केवल अपने जो भी 4-6 घंटे है अपने अध्ययन में लगाएं, पढ़ें। और फिर उसका परिवार वगैरह भी है, तो सबका नहीं है, सब कुछ उसी में जरूरी है कि नहीं 12 घंटे तुमको बोलना है, पढ़ने का समय अलग था। ऐसे बेहूदे नरक भोगी अवारे ऐसे लोग, तो क्या किया जाए? बस केवल इस समय ऐसा हो गया, पेट पालन थोड़ा मुश्किल हो गया, अदरवाइज राजाओं का संरक्षण मिलता तो फिर ऐसे प्राइवेट या ऐसे मूर्खों की आवाज को, या ऐसे मूर्खों का काम करने के लिए कोई यहाँ पर ना होता। और आज भी जब विद्वानों का, ज्ञानियों का सम्मान होता है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अगर उस भाव से अगर कहीं रहता है व्यक्ति, निश्चित तरीके से उस राजा का, उस प्रजा का, सबका कल्याण होगा। जहां पर विद्वानों का पूजा होता हो, या उनकी बेइज्जती ना होती हो, उनको तिरस्कृत ना किया जाता हो, उनके ज्ञान के का कह सकते हो मापन करने के लिए ये अवारे अनपढ़ जो कभी नहीं पढ़े हैं वो अगर करते हैं, मतलब अगर सब सोचिए कि आप विद्वान हैं, आपको अगर पेट पालन के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़े और आप किसी प्राइवेट कंपनी या किसी प्राइवेट स्कूल में जाते हो, तो वहां अंगूठा छाप मैनेजर सीटेट भी प्राइमरी का नहीं पास है, ऐसे प्रिंसिपल आपके ज्ञान का परीक्षण करेंगे, बताओ वो कितना क्या कर लेंगे? या मूर्ख, मतलब आपके ज्ञान, ऐसा समय आ गया कि ज्ञानियों का परीक्षण मूर्ख कर रहा है, अज्ञानी कर रहा है। ऐसे आप निकाल लीजिए 80% कॉलेज हैं जहां के प्रिंसिपल प्राइमरी तक का सीटेट या कोई टेट परीक्षा पास नहीं कर पाया है, निकाल लीजिए। और सभी लोग स्कूलों में कोशिश यही कर रहे हैं कि कैसे वो गवर्नमेंट में हो जाए।
इसका मतलब वो टेट सीटेट भी नहीं कर पा रहे हैं। आप ही लोगों में बहुत सारे प्रिंसिपल होंगे, उनको थोड़ी बुरा लग रहा होगा। ऐसे बहुत सारे कॉलेजों के प्रिंसिपल हमारे क्लास में पढ़े हैं, मुझको बड़े अच्छे से याद है, नाम नहीं लूंगा, बिहार के भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप अच्छा नहीं हो सकते। हमारे कहने का मतलब आप उस अज्ञानता से किसी विद्वान व्यक्ति का इतना उपहास न करिए। जो विद्वान व्यक्ति आपके क्लास में आया है, आपके यहाँ विद्यालय में आया है पढ़ाने के लिए, उसका उपहास न करिए। आप प्रिंसिपल हैं, आप चापलूसी कर रहे हैं मैनेजर का, चूंकि वो अज्ञानी है, उसके हिसाब से अपने बुद्धि से उसको आप व्यस्त रखें। कम से कम जो आपके यहाँ अध्यापक जन जो आए हैं, उनका आप उपहास परिहास न करें, तब तो आप कुछ हमको लगेगा कि नहीं आप विद्वान हैं। अदरवाइज वही चीज वहां से सुन के आए 10 गाली या 10 परेशानी जो है, बेवकूफों वाला क्वेश्चन है, बेवकूफों वाला काम अगर आप अपने अध्यापकों से करा रहे हैं, तो आप ऐसे नौकरी करने का कोई मतलब नहीं है। आप प्रिंसिपल निश्चित तरीके से आप निकृष्ट प्राणी हैं। हम तो कभी नहीं कह सकते हैं कि आप सम्माननीय हो सकते हैं, हम कभी मान ही नहीं सकते। अगर आपको जैसा लगता है कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, इसकी अनुभूति आपको होनी चाहिए, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि ऐसे प्रिंसिपल ना बने तो ज्यादा सही है। और बहुत स्कूलों के ऐसे प्रिंसिपल्स लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे, वो अच्छी सैलरी भी लेंगे, टीचरों को मजदूर बना के रखते हैं लोग, फैक्ट्री के कर्मचारी जैसा। वो बिल्कुल गलत है। विद्वान का संरक्षण होना चाहिए। कम से कम एक विद्वान जब विद्वान को नहीं समझेगा तो फिर क्या होगा। हम मान लेते हैं कि मैनेजर अनपढ़ होगा, गंवार होगा, लेकिन प्रिंसिपल अगर आप हैं तो कम से कम आप ये मूर्खता वाला काम तो ना करें। ये हम कई जगहों पे देखे हैं, तो इस बात का हमको कष्ट होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को कष्ट हुआ हो तो आप सुधार करिए। कष्ट होना हम नहीं कहेंगे कि आप हमें क्षमा करें, हम ये कहेंगे कि आप ये रवैया अपना बदलिए। मैं इस पॉइंट पर सॉरी तो नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा परेशान कर देंगे भाई, सॉरी बोल लेंगे, क्योंकि विद्वान आदमी वही है जो अगर देखे समय बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ रहा तो सॉरी के हट जाए। लेकिन वो आप किसी को जबरदस्ती, तो मंत्री गुरु और वैद्य अप्रिय बोल ही भयास, और राज धर्म धन तीन हूँ हो ही वेग ही नाश। डर बस अगर ये लोग गलत झूठ बोल दिए या सॉरी बोल के निकल गए तो ना मान के लेकर कि नाश पक्का है। ठीक, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम श्री हरि।